हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक है बच्चों, लास्ट वीडियो में टॉपिक बताया था मैंने आपको, लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। क्या समझाया था? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर था? जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो लंबे समय के लिए बनते थे और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे वो छोटे समय के लिए बनते थे। मतलब कि बड़े ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए छोटे टारगेट बनाए जाते थे। क्लियर हो गया? लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव बने, जो लॉन्ग टर्म टारगेट बने, वो 5 वर्षीय बने। 5 ईयर्स प्लान्स इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में 5 वर्षीय प्लान बनाए गए। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। भारत में जो 5 वर्षीय प्लान बनाए गए, कब से कब तक बनाए गए, किस प्लान के बाद कितना गैप आया, इस तरह की बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी क्लास में ही। क्लियर? आज का जो टॉपिक है बच्चों, प्लान 5 ईयर प्लान बनने के बाद, वो आपने अच्छे से रीड कर लिए होंगे 5 ईयर प्लान किस तरह से बनाए गए। उसके बाद आपको पढ़ना है इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर 1991, मतलब 1956 से लेके 1956 से लेके 1991 तक, 1956 से लेके 1991 तक का जितने भी वर्क हमारी इकोनॉमी के अंदर हुए या जितने भी इम्प्रूवमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर हुए, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सनी मारा क्या क्या टॉपिक चल रहा है आपका? आपका टॉपिक चल रहा है बच्चों 1956 से लेके 1991 तक, 1956 से लेके सन 1991 तक जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्लान बनाए गए, प्लान बनाने के साथ साथ जो भी इम्प्रूवमेंट हुए, जो भी रेगुलेशंस हुई, वो उनके बारे में आज पढ़ोगे आप। तो पहला जो है इसका वो है बच्चों हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पहला पॉइंट है आपका हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या पढ़ा आपने? क्या होता है ये? मतलब रिलायंस का मतलब होता है निर्भर होना। रिलायंस का मतलब है निर्भर होना। हमारी इकोनॉमी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे निर्भर थे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे निर्भर थे। कारण क्या है इसके पीछे कारण क्या है? पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होने का कारण, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होने का कारण ये है बच्चों कि उस टाइम पहले जो प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर था, जो आम जनता थी, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री खोल सकें। क्या कहा मैंने आपको? प्राइवेट जो सेक्टर है उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट केवल और केवल कहाँ होगी? पब्लिक सेक्टर के अंदर होगी। जब प्राइवेट के पास, भाई आम जनता के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से इंडस्ट्री बना देंगे, कहाँ से इंडस्ट्री खोल देंगे वे? तो प्राइवेट में पैसा नहीं था, इस वजह से उस टाइम प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी। पैसा किसके पास था? केवल केवल गवर्नमेंट के पास था। तो पब्लिक इंडस्ट्री वहाँ पे खुलती थी, पब्लिक इंडस्ट्री ही बनती थी। क्लियर हो गया? तो बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर, और 17 इंडस्ट्री जो थी पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड थी और 12 इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड थी। क्या कहा? 17 तो पब्लिक की थी बच्चों और 12 प्राइवेट की थी। समझे? 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर की थी और 12 जो है इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की थी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्या क्या समझे? मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर। कारण इसके पीछे ये है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, नथिंग है सफिशेंट इन्वेस्टमेंट, पैसा उनके पास सफिशेंट नहीं होता था। इस वजह से प्राइवेट इंडस्ट्री कम थी और पब्लिक इंडस्ट्री ज़्यादा थी। दूसरा है बच्चों रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कौन सा टॉपिक है? रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया, मतलब नियंत्रण में किया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 तक की बात आप पढ़ रहे हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया गया और रेगुलेट किया गया, नियंत्रण में किया गया बच्चों। अब नियंत्रण में कैसे किया गया? जो भी इंडस्ट्री होती थी बच्चों, प्राइवेट इंडस्ट्री, पहले क्या था, अगर हमें कोई प्राइवेट इंडस्ट्री खोलनी है अगर हमें कोई, तो बच्चों उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी। किस चीज़ की? लाइसेंस लेना जरूरी था। प्राइवेट इंडस्ट्री जो हमें चलानी है उनमें रेस्ट्रिक्शंस थी। इंडस्ट्रियल में मतलब
इस्टेब्लिश्ड होती थी, बिना लाइसेंस के इस्टेब्लिश नहीं होती थी। ध्यान रखिए बच्चों, नोट इस्टेब्लिश्ड विदाउट लाइसेंस। क्या समझे आप? समझ में आ रहा क्या कि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रण में करा गया। कि नियंत्रण में कैसे किया गया? पहले कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोलता था। कारण था उसके पीछे, कारण ये था बच्चों कि लाइसेंस लेना पड़ता था। क्लियर हो गया कि एक तो लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट इंडस्ट्री खोलने के लिए एक तो लाइसेंस चाहिए था। दूसरा, अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री है भी और वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो भी चुकी और वो अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं बढ़ा पाता था, क्योंकि उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत थी। तो दो दिक्कत आई थी, एक तो हम प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन नहीं कर पाते थे क्योंकि लाइसेंस नहीं था हमारे पास। दूसरा, अगर इंडस्ट्री है भी प्राइवेट तो उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। क्लियर हो गया? उसे एक्सपेंड भी नहीं कर पाते थे। तो इस तरह की समस्या का समाधान किया गया अंडर पॉलिसी 1991 के अंदर। अगला है प्रोटेक्ट किएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया बच्चों? ये किया गया, इसे तो हमने प्रोटेक्ट करा, स्मॉल स्केल को तो करा हमने क्या लिखा बच्चे यहाँ पे मैंने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया कॉम्पिटिशन से। जो भी कंपटीशन थे इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनमें कोई भी कंपटीशन ना बने, मतलब उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ना बना पाए। अगर कोई प्रोडक्ट बना पाएगा उसमें दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर उसका कोई भी कंपटीशन नहीं बनेगा। इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखा गया। तो प्रोटेक्शन की गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कहाँ से? कंपटीशन से प्रोटेक्शन दी गई। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को दी गई बच्चों, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट करती थी, रेगुलेट बाय MRTE। आप अपनी बुक को फॉलो करना बच्चों, इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर 1991, उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये वाला लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करती थी? MRTP क्या है बच्चों? मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये आपकी MRTP की डेफिनेशन वो है, फुल फॉर्म है बच्चों। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तो प्रोटेक्ट किया गया कंपटीशन से और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया MRTP एक्ट के जरिए। क्लियर हो गया बच्चों? अगला है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री डेवलप की गई, हैवी इंडस्ट्री का विकास किया गया। अब डेवलपमेंट कैसे करी हैवी इंडस्ट्री के बच्चों? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स आए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स आए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तीन चीज आई बच्चों, एक तो आया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक होगा, दूसरा है इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, तीसरा है बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आई बच्चों। तो डेवलपमेंट हुआ हैवी इंडस्ट्रीज का 1991 तक। हैवी इंडस्ट्री भी हमारी इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो गई, यानी कि हैवी इंडस्ट्री का भी आगमन हमारी इकोनॉमी के अंदर हो गया। हैवी इंडस्ट्री में तीन नाम दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंडस्ट्री बनाई गई, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए इंडस्ट्री बनाई गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत पुराना नाम चल रहा, ये भी इंडस्ट्री हमारी डेवलप की गई 1991 तक।
56 से लेके 1991 तक की बात पढ़ रहे हैं हम। 1991 तक कितना डेवलपमेंट, कितना विकास, कितना इम्प्रूवमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर हुआ। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद आपको अगला फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोकस किया गया सेविंग पे भी और इन्वेस्टमेंट पे भी कि किस तरह से हम सेविंग करेंगे और किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेविंग हमने पढ़ाई इंटरेस्ट रेट से। सेविंग कब होगी? इंटरेस्ट रेट अगर हाई कर देंगे तो सेविंग हो जाएगी बच्चों। इंटरेस्ट रेट अगर हम हाई कर देंगे तो बच्चों सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट आप सभी समझते हैं कि इंटरेस्ट किसी भी चीज़ पे आप इंटरेस्ट गेट करते हो, इंटरेस्ट रेट हाई कर दोगे तो आपकी वो जो पैसा आएगा वो आपका सेविंग का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से करोगे? इन्वेस्टमेंट आप करोगे सब्सिडी से। कहीं आपने पैसे लगा दिए 5 लाख, कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें आपको छूट मिल गई 50,000 की, तो 4.5 लाख लगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसका बेनिफिट होगा वो तो 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा भाई। 50,000 फिलहाल तो बचे आपके, वो तो आपका फायदा है ही, बेनिफिट है ही। लेकिन जब उसका वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी उस टाइम तो 5 लाख के अकॉर्डिंग मैच्योर होगी, तो वापसी में तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर है बच्चों। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। अब हमारी इकोनॉमी को फॉरेन कंपटीशन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया समझिए। फॉरेन कंपटीशन ना आए, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन कंपटीशन ना आए, इसे प्रोटेक्ट किया गया इंपोर्ट ड्यूटी लगा के। बाहर से कोई माल, विदेश से कोई माल हमारी इंडिया में आ रहा, इंडिया से, बाहर से, विदेश से, अमेरिका से कोई माल, सपोज करो चाइना से कोई भी गुड्स हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा, इंडिया में आ रहा, अगर उसमें टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, अगर हम आने में इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता है वो ज़्यादा लगा देंगे तो इंपोर्ट होएगा का वो होने का नहीं। जब महंगा पड़ेगा उसे तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाने का। तो हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाया कैसे? इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया। इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो जो भी माल था वो हमारी इकोनॉमी में आने का ही नहीं, फिर बहुत ही कम आएगा। एक तो ये काम करा। दूसरा पाबंदी लगा दी, कुछ जगह तो टैक्स बढ़ा दिया, भाई मैं तो रोक ना किस तरह, कुछ जगह तो टैक्स बढ़ा दिया और कुछ जगह बंदी कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी बंदी कर दी, इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया। क्लियर होगा बच्चों। एक सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बाहर से कोई भी चीज़ अगर बन के आ रही तो इंडिया ने उसके जैसी चीज़ बनानी शुरू कर दी। क्या समझे? बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है और वो चीज़ इंडिया ने बनानी स्टार्ट कर दी तो क्या होगा बच्चों? आने वाले टाइम में बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके जैसी चीज़ इंडिया प्रोड्यूस कर चुका, तो फायदा है हमारा। इंपोर्ट सब्सिट्यूट का मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ आ रही उसकी डिट्टो जैसी इंडिया में बन रही। जब उसके जैसी इंडिया में बन जाएगी चीज़ तो फिर तो बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से कोई चीज़ आने की जरूरत ही नहीं है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। इन 2 पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगा। फिलहाल आज आपका ध्यान रखना हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री किस तरह से प्रोडक्ट किया गया, हैवी इंडस्ट्री का आगमन हुआ, सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया गया। तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के अंदर सुधार होने स्टार्ट हो गए थे बच्चों देश आज़ाद होने के बाद। कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेना कमेंट में। थैंक यू।